नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल माइंड्स ऑफ एजुकेशन में। तो दोस्तों, आज आपको ले चलता हूँ ब्रह्मपुत्र नदी के रहस्यों की ओर, जो आपके असम और अरुणाचल प्रदेश में बहती है भारत में। दोस्तों, ब्रह्मपुत्र नदी एक छोटी सी धारा के रूप में बर्फ़ से पिघलकर निकलने वाली एक ऐसी नदी है जो आगे चलकर इतनी ताकतवर हो जाती है कि यह भारत की सब नदियों को पीछे छोड़कर सबसे ज़्यादा पानी वाली एक महानदी बन जाती है। भले ही यह नदी विश्व की 10 सबसे लंबी नदियों में ना गिनी जाती हो, लेकिन इसकी विशालता की वजह से इसकी तुलना अमेजन और नील जैसी महानदियों के साथ अक्सर की जाती है। बड़ी से बड़ी इंजीनियरिंग की बदौलत भी आज तक इस नदी पर बांध बना लेना बेहद ही कठिन रहा है। दुनिया की सबसे बड़ी नदियों में गिनी जाने वाली और भारत, बांग्लादेश, चीन के करोड़ों लोगों को जीवनदायिनी, विशाल, विकराल और अद्भुत यह नदी ब्रह्मपुत्र नदी कहलाती है। दोस्तों, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम मानसरोवर झील से तकरीबन 60 किलोमीटर दूर तथा समुद्र तल से 5300 मीटर की ऊंचाई पर स्थित चेमा युंगडुंग नामक एक ग्लेशियर से होता है। यहाँ स्थित एक बर्फीला झरना मौजूद है। भले ही यह देखने में किसी आम ग्लेशियर के पिघलने जैसा मालूम होता है, ये जहाँ इसे सिंगी खंबाब के नाम से जाना जाता है, लेकिन असल में यह धारा बेहद खास है क्योंकि यही ब्रह्मपुत्र नदी का जन्म स्थान है। जैसे जैसे यह जलधारा तिब्बत की पहाड़ियों से होते हुए आगे की ओर बढ़ती है, इसमें छोटे बड़े पहाड़ियाँ नाले मिलते जाते हैं और इस तरह से एक विशाल नदी का रूप ले लेती है, जिसे तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो कहा जाता है। अपनी 2900 किलोमीटर की समुद्री मिलन की लंबी यात्रा का अधिकतर हिस्सा ब्रह्मपुत्र नदी इसी सांगपो के रूप में तिब्बत की खूबसूरत पहाड़ों से बल खाती हुई गुजरती है। लगभग 1800 किलोमीटर की लंबाई में तिब्बत में चलने के बाद ये अरुणाचल प्रदेश में भारत में एंटर करती है। पहले सांगपो हिमालय की पहाड़ियों की घाटी में एक गहरी घोड़े की नाल की आकार का तीखा मोड़ बनाती है। यह वही जगह है जहां चीन द्वारा विशाल डैम बनाने की धमकी दी जाती है। दोस्तों, अगर इस पर चीन डैम बना लेता है तो इससे पूरी तरह भारत और बांग्लादेश प्रभावित होंगे। अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करते ही इस नदी का नाम सांगपो से बदलकर दिहांग हो जाता है और साथ ही यहाँ मानस, संकोश और लोहित जैसी नदी मिलकर ब्रह्मपुत्र से निकलकर बांग्लादेश में प्रवेश करती है, जहाँ इसे जमुना के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, बांग्लादेश में एंट्री करने के बाद ये पद्मा से जा मिलती है, जिसे भारत में गंगा के नाम से जाना जाता है, और इन दोनों विशाल नदियों से बनी मेघना नदी अंततः बंगाल की खाड़ी में जाकर समाहित हो जाती है। इस तरह से ब्रह्मपुत्र का महान यात्रा अपनी उद्देश्य को प्राप्त करती है। दोस्तों, ब्रह्मपुत्र नदी में 5 देशों का, भारत, चीन, नेपाल, बांग्लादेश और भूटान के जमीन का पानी आकर मिलता है और इस पानी पर इन देशों के करोड़ों लोगों व किसानों के लिए यह नदी किसी जीवनदायिनी से कम नहीं है। इस नदी के पानी का सबसे बड़ा हिस्सा बांग्लादेश को मिलता है, जो कि किसी वरदान से कम नहीं है, और वह तेजी से बढ़ती हुई बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था को अहम योगदान देती है। साथ ही साथ वाटर ट्रांसपोर्ट, पर्यटन से लेकर वनों, यूनिक इकोसिस्टम के चलते ही यह नदी इन देशों की अर्थव्यवस्था को एक सहारा देती है। दोस्तों, एक सर्वे के अनुसार केवल ब्रह्मपुत्र नदी के पानी से अकेले भारत में ही 12,000 मेगावाट बिजली पैदा किया जा सकता है, जो कि पूरे नॉर्थ ईस्ट की इंडिया के लिए की ज़रूरतों को पूरा कर सकता है। इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए हाल ही के वर्षों में कई हाइड्रो इलेक्ट्रिकल प्लांट नदी के किनारों में लगाया गया है और कुछ पर भी आज काम चल रहा है। ब्रह्मपुत्र भारत में ही नहीं बल्कि एशिया की सबसे लंबी नदियों में से गिनी जाती है। यदि देशों के आधार पर इस नदी को विभाजित किया जाए तो तिब्बत में इसकी लंबाई 1625 किलोमीटर है, भारत में इसकी लंबाई 918 किलोमीटर तथा बांग्लादेश में 363 किलोमीटर इसकी लंबाई बनती है। दोस्तों, साथ ही ब्रह्मपुत्र 4000 फीट की ऊंचाई पर बहने वाली दुनिया की एकमात्र नदी है। ब्रह्मपुत्र की औसत गहराई 124 फीट है तथा अधिकतम गहराई 380 फीट आंकी गई है। अपनी असीम ताकत और विशाल आकार के कारण ही शायद ब्रह्मपुत्र दुनिया की एकमात्र नदियों में से एक है जिसका मेल नाम है, अन्यथा ज़्यादातर भारतीय नदियों के नाम फीमेल होता है। दुनिया की सबसे बड़ी नदियों में से एक ब्रह्मपुत्र अपनी साथ इतना पानी बहाती है कि यह कई जगहों में
इसकी चौड़ाई 18 किलोमीटर तक हो जाती है, जिस वजह से यह नदी इस नदी को चलता फिरता महासागर के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, इस नदी का क्या महत्व है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इस नदी के शुरुआती दौर में इसकी चारों तरफ भूरी पहाड़ियाँ और सूखी पहाड़ियाँ ही नजर आती है। तिब्बत के पठारी इलाकों में कम बारिश होने के कारण यहाँ जीवन पनप पाना बेहद मुश्किल होता है, लेकिन जैसे जैसे यह नदी आगे बढ़कर हिमालय की मुख्य घाटियों में प्रवेश करती है, इस नदी के आसपास पहाड़ों का रंग भी बदलकर हरा भरा हो जाता है। यह जल्द ही घने वर्षा वनों में बदल जाता है। ब्रह्मपुत्र की घाटियों के जंगलों में जंगली जानवर एवं पेड़ पौधों की बड़ी विभिन्नता पाई जाती है और कुछ ऐसी दुर्लभ प्रजातियां पाई जाती है जिनका दुनिया में और कहीं भी अस्तित्व नहीं है। ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित विश्वविख्यात असम का काजीरंगा नेशनल पार्क देश का ही नहीं बल्कि दुनिया के कुछ ऐसे फेमस नेशनल पार्कों में से एक है। यहाँ एक सींग वाला भारतीय गेंडा यानी कि जो काजीरंगा नेशनल पार्क में स्थित है, ब्रह्मपुत्र के जंगलों में ही कई ऐसे पेड़ पौधे पाए जाते हैं जो कि बेहद खास है। इसके अलावा जब यह नदी गंगा के साथ मेघना के रूप में समुद्र में जाकर मिलती है तो वहाँ पर विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा का निर्माण करती है। दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा ब्रह्मपुत्र गंगा के मिल जाने से बांग्लादेश में सुंदरवन का डेल्टा का निर्माण किया जाता है। सुंदरवन को दुनिया का सबसे बड़ा सदाबहार वन कहा जाता है। इस वन की कुल लंबाई या इस वन के कुल एरिया जो बनता है वो 10,000 वर्ग किलोमीटर से भी अधिक क्षेत्र पर बनता है। सुंदरवन का नाम यहाँ पर पाई जाने वाली सुंदरी पेड़ के नाम पर पड़ा है। इस जंगल का ज़्यादातर भाग गंगा और ब्रह्मपुत्र के द्वारा बना डेल्टा के ऊपर आता है। दोस्तों, यह जंगल इतना खास है कि इसे यूनेस्को की विश्व विरासत की सूची में भी शामिल किया जा चुका है और साथ साथ यहाँ पर बंगाल टाइगर जैसे जीव जंतु और इसके अलावा जैसे सफ़ेद बाघ भी यहाँ पर कुछ पाए जाते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। यदि आप चैनल में नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।